Welcome in special series by IMDSC about fundamentals of direct selling industry. So welcome all of you in this class. And आज की इस क्लास में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट हिस्ट्री ऑफ एमएलएम। इस पूरी सीरीज में फंडामेंटल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग में एक्चुअली हमारा विजन ये है कि जो भी डायरेक्ट सेलर्स काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में एटलीस्ट उन्हें पता हो कि हमारी इंडस्ट्री की रियलिटी क्या है। ठीक है, कैसे इस कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ, कैसे इस इंडस्ट्री का जन्म हुआ। जैसे लास्ट वीडियो में हमने समझा था डिसइंटरमीडिएशन। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट था जिसके थ्रू 4 इंडस्ट्रीज का जन्म हुआ, जिसमें से एक डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट निकल के सामने आया था। ठीक है, ऐसे ही आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ एमएलएम के बारे में, कि असल में जिसे मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, इसका असल में जन्म कैसे हुआ और क्या क्या स्पेशल टाइमलाइन थी, कब कब क्या क्या कांड हुए, यानी कौन कौन सी कंपनीज आई। मतलब हर कंपनी के बारे में डिटेल में नहीं जाने वाले हैं, लेकिन कैसे लॉज आए, लॉ से पहले इंडिया में और क्या क्या चीजें हुई, किस सन में क्या हुआ, तो उन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट हिस्ट्री ऑफ एमएलएम। तो देखो, ये कहानी की शुरुआत होती है 1947, हमारा इंडिया आजाद हुआ था। और 1949 में, मतलब इंडिया की आजादी से कोई लेना देना नहीं था इस बात का, लेकिन 1949 में देर इज ए प्लेस इन अमेरिका दैट इज एडीए। ठीक है, यहाँ पे दो दोस्त थे। दो दोस्त कौन थे? जय और वीरू। मतलब जय और वीरू वो वाले वीरू नहीं, जय वैन एंड रिच डेवोस। ये दो दोस्त थे, दोनों क्या करते थे, दोनों एक फूड सप्लीमेंट कंपनी के अंदर काम करते थे। ठीक है, तब उन्होंने सोचा वहां पे कि हम सीधा क्यों ना ये जिस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में हम काम कर रहे हैं वहां से, अगेन डिसइंटरमीडिएशन कॉन्सेप्ट उनके माइंड में आया कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से इतना सुपर स्टॉकिस्ट से होकर के, डिस्ट्रीब्यूटर से होकर के, होलसेल तक होकर के, रिटेलर तक होकर के, कस्टमर तक ये प्रोडक्ट पहुंच रहे हैं, तो क्यों ना हम सीधा लोगों को ये प्रोडक्ट बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते, मिडिल मैन के बिना क्या हम बेच सकते हैं। उनके माइंड में सिंपल सा ये क्वेश्चन आया। जब उनके माइंड में ये क्वेश्चन आया तब उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की, दैट इज एम वे। द मदर ऑफ ऑल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इज दिस एम वे। ठीक है, अब एमवे की फुल फॉर्म क्या थी? एमवे की फुल फॉर्म थी जस्ट अमेरिकन वे, यानी कि अमेरिकन तरीका। ठीक है, सॉरी। और उस दिन एमएलएम का जन्म। अब 1949 में ये एक सिंपल सी कंपनी थी, सिंपल आइडिया से स्टार्ट हुई, और आज 2025 में वो आइडिया ग्लोबली 218 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुका है। 125 से ज्यादा कंट्रीज में, इंडिया में लगभग 22,000 करोड़ की इंडस्ट्री पहुंच चुकी है। और आज हम इसी इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसी की कहानी सुनेंगे कि ग्लोबल से इंडिया आने तक, हिस्ट्री से रेगुलेशन तक, और क्यों ये हिस्ट्री आपको जाननी चाहिए आज 2026 में। भाई, बहुत से लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हमें अब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पुराने तरीकों से नहीं करनी, हमें मॉडर्न तरीकों से करनी है, विदाउट कोल्ड कॉलिंग, विदाउट चेजिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली, विदाउट डूइंग फेक शो ऑफ। तो वो मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आईएमडीएससी तक पहुंच गए। ठीक है, जहां पे बिना कोई कोर्स बेचे इसी यूट्यूब चैनल पे फ्री में प्लेलिस्ट में आपको सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। और वो एग्जैक्ट वही इन डेप्थ कोर्सेज हैं जिनके लोग 10-10, 20-20, 30-30 हजार लेते हैं, या फिर उनके जो एक एक मॉड्यूल को सिर्फ एक 99, 99, 999 की वर्कशॉप में आपको बुला करके सिखाया जाता है। एग्जैक्ट वही नॉलेज है, टू द पॉइंट, जो आप अप्लाई करके और इस इंडस्ट्री में अपना काम इजी कर सकते हो, मॉडर्न तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से काम कर सकते हो, ताकि आपके काम करने के तरीकों में चेंज आएगा तो इस इंडस्ट्री की इमेज में चेंज आएगा। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? सो अब हम थोड़ा डीप में चलते हैं, मतलब थोड़ा जानते हैं, समझते हैं, स्टोरी वाली बातें हैं, मतलब कुछ ज्यादा लोड में लेने वाली बात नहीं है। आप चाहे तो ये वीडियो बिना देखे सुन भी सकते हैं। ठीक है, तो देखो कहानी असल में शुरू कैसे हुई, पूरी कहानी समझते हैं। हम बात करते हैं 1949 में, वापस चलते हैं। ठीक है, 1949 में क्या हुआ था? एमवे फाउंडेड। ठीक है, कहाँ पे? यूएसए में, अगेन अमेरिका में। अब सिंपल सी स्टोरी थी कि भाई जेवेन और रिच डियोस
अमेरिका, मतलब एमवे कॉर्पोरेशन उन्होंने शुरू की अमेरिका में। मल्टी लेवल कमीशन स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया और उसके साथ में डायरेक्ट सेल्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। और ये पहली एमएलएम कंपनी थी जिसने डिस्ट्रीब्यूटर्स अर्न फ्रॉम देयर ऑन सेल्स। मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको पैसा कैसे कैसे मिलेगा, उसको पैसा मिलेगा अपनी खुद की सेल से, कि खुद सेल करो, डायरेक्ट सेल करो। एंड देयर टीम सेल्स का मॉडल यूज किया। मतलब अगर कोई, ये एमवे कंपनी है जिसके पास प्रोडक्ट है फॉर सम कंज्यूमर्स, सबको बीच में हटाया, एक डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किया। और ये डिस्ट्रीब्यूटर दो तरीकों से पैसे कमाएगा, बाय ऑन सेल एंड बाय डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंटेड बाय हिम। अब यहाँ पे कोई, मतलब बाइनरी वाले सिस्टम की हम बात नहीं कर रहे, जिस जैसे भी ये डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपॉइंट करेगा, वो डिस्ट्रीब्यूटर भी किससे जुड़ेंगे, डायरेक्टली कंपनी से जुड़ेंगे, लेकिन उनको ट्रेनिंग देने का काम, उनकी सेल्स बूस्ट कराने का काम, उनको एजुकेशन देने का काम डिस्ट्रीब्यूटर का होगा, कंपनी के साथ में मिलकर ऑब्वियसली। लेकिन उनकी सेल से, उनको मैनेज करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए, उनकी सेल से इसको कुछ कमीशन मिलेगा। दैट्स इट, सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट। नाउ सेकंड चीज क्या हुई, सेकंड चीज ये हुई कि 1959 में, अब अगला इंसिडेंट हो 1959 में, एमवे फॉर्मली इनकॉर्पोरेटेड, थोड़े रिफाइंड मॉडल के साथ। ठीक है, मतलब फॉर्मली इट्स इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, मतलब मल्टी लेवल कमीशन स्ट्रक्चर लीगली इन्होंने पेटेंट कराया, रिफाइन किया। एमवे ने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में एग्रीमेंट बनवाए, रिटेल सेल्स रिक्वायरमेंट खड़ी करी, और टीम बिल्डिंग कमीशन का फॉर्मल स्ट्रक्चर बना दिया। अब ये आज भी मोस्ट लेजिटिमेट एमएलएम कमीशन का फाउंडेशन है। उसके बाद में जो छेड़छाड़ हुई, वो सब इसी के कॉन्सेप्ट को तोड़ मरोड़ करके लोगों ने की, पोंजी स्कीम, पिरामिड स्कीम के नाम पे। लेकिन कॉन्सेप्ट की शुरुआत यहीं से हुई थी। ठीक है, इन्होंने तो एकदम एकदम लेजिटिमेट सिस्टम को शुरू किया। अब अगला इंसिडेंट होता है, एक टाइमलाइन आती है 1963 से 1970 की। अब इस बीच में क्या हुआ, इस बीच में एवोन कंपनी आई एक, और एक कंपनी आई हर्बल लाइफ। चलो आपके लिए एक क्विज है, आपको क्या लगता है कि जैसे मेरा डाइट सेलिंग इंडस्ट्री में 9 ईयर का एक्सपीरियंस है, ठीक है, और मैं एक ही कंपनी के साथ में मैंने शुरू की थी, फर्स्ट एंड लास्ट एक्सपीरियंस उसी कंपनी के साथ, बाद में तो डायरेक्ट सेलिंग ट्रेनिंग के नाम पे कई कंपनीज के साथ एक्सप्लोर हुआ, लेकिन एज ए जोइनी, एज ए बिजनेस जो मैंने बिल्ड किया, एज ए सक्सेस जो मैंने अचीव की, वो एक कंपनी के साथ अचीव की। तो उसका हिंट यहीं कहीं है, मतलब इस पूरी, इस फ्रेम पर है। कुछ लोगों ने कैच कर लिया होगा, कुछ लोगों ने नहीं। तो उस कंपनी का नेम, वो भी पुरानी कंपनी है, मतलब इस 1970 के कुछ सालों बाद ही फाउंडेड हो गई थी। तो अब एक हिंट तो आपको मिल गया कि इनमें से नहीं है। खैर, आप उस कंपनी का नेम गेस करिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कि ये वो कंपनी कौन सी होगी। ओके, नाउ अब क्या हुआ इस टाइम फ्रेम में, क्या हुआ, मैरी के एश नाम था शायद लेडी का, मैंने बहुत बहुत रट्टा लगा कर याद करने की कोशिश की थी अभी थोड़ी देर पहले मेरी एमबीए इन डाइट सेलिंग की बुक से। और एवोन जो कंपनी थी, उन्होंने ब्यूटी सेक्टर में एमएलएम को अप्लाई किया। ठीक है, स्पेसिफिकली वुमन एम्पावरमेंट एंगल के ऊपर इन्होंने काम करना शुरू किया। एंड हर्बल लाइफ 1980 में लॉन्च हुआ। ठीक है, थोड़ा टाइम बाद लॉन्च हुआ। और इन्होंने काम शुरू किया न्यूट्रिशन सेक्टर में, मतलब हम 70 की बजाय इसको 80 तक ले चलते हैं। न्यूट्रिशन सेक्टर में हर कंपनी ने सेम मल्टी लेवल मॉडल को अलग इंडस्ट्री में अप्लाई करना शुरू किया। मॉडल सेम था, अलग अलग इन्होंने ब्यूटी इंडस्ट्री में अप्लाई किया, इन्होंने न्यूट्रिशन इंडस्ट्री के अंदर या वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट के अंदर इन्होंने स्टार्ट करना शुरू किया। ठीक है, और 1978 में एक कंपनी और आई, दैट इज कॉल्ड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। वो थोड़ा सा एक अलग परसेप्शन लेकर के आई। उन्होंने अपना की फैक्टर बनाया एलोवेरा को, कि भाई नॉर्मल मैं चीजों पे काम ठीक है, सेगमेंट ठीक, हेल्थ एंड वेलनेस, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, लेकिन उन्होंने अपनी एक यूएसपी बनाई एलोवेरा। एलोवेरा के फार्म्स इन्होंने परचेज किए, मतलब 1978 में कंपनी स्टार्ट हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस हुई। आज की डेट में इट्स वर्ल्ड लार्जेस्ट एलोवेरा कंपनी। ठीक है, सेम वही मॉडल पे ऊपर ये काम कर रहे हैं, बट उन्होंने अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी बनाई। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीकों से
काम किया। अब इसके बाद में एक टाइम फ्रेम आई, 1975 में एक चीज हुई थी, दैट इज द लैंडमार्क केस। किस किस के बीच में? एफटीसी, फेडरल ट्रेड कमीशन वर्सेस एमवे। यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन ने एमवे के खिलाफ केस किया कि ये एक पिरामिड स्कीम है, ठीक है, और एफटीसी उसमें हार गई। एफटीसी लूस्ट लॉस्ट दिस केस। कोर्ट ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि भाई एमवे एक लेजिटिमेट बिजनेस है, क्योंकि उनसे नंबर तीन, उन्होंने तीन रीजन दिए। नंबर वन इज कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो रियल हैं, प्रोडक्ट्स आर रियल एंड कंज्यूमर तक पहुंचे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंचे, हवा में कहीं गायब हो गए, प्रोडक्ट के नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ सब ऑल थिंग्स आर इमेजिनरी। सेकंड, कोई फोर्स्ड इन्वेंट्री लोडिंग इन्होंने नहीं किया कि डिस्ट्रीब्यूटर को इतना इतना प्रोडक्ट लेना ही पड़ेगा, एक शॉप खोलनी ही पड़ेगी, नहीं तो फिर वो वाला मॉडल ही हो गया ना, नॉर्मल ट्रेडिशनल। एंड थर्ड थिंग इज, जो इनकम है प्राइमरीली प्रोडक्ट सेल के ऊपर आ रही है, रिक्रूटमेंट फीस से नहीं। इस रूलिंग ने ग्लोबली एमएलएम को लीगली डिफाइन किया। ये जो फर्स्ट केस था एफटीसी वर्सेस एमवे, जिसमें फेडरल ट्रेड कमीशन हार गई इन तीन रीजंस की वजह से, एंड दिस वाज द टाइम जहां एमएलएम को लीगली डिफाइन किया गया फर्स्ट टाइम। और ये रूलिंग जो है एमएलएम हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट है। इसमें क्लियरली डिफाइन किया गया है कि लेजिटिमेट एमएलएम वर्सेस पिरामिड स्कीम में, जो लेजिट एमएलएम वर्सेस पिरामिड स्कीम में क्या फर्क है। और सेम चीज भाई इसके अंदर क्या है कि प्रोडक्ट सेल प्राइमेसी है, नॉट फोर्स्ड लोडिंग, रियल कंज्यूमर परचेज होनी चाहिए, और हर वो क्राइटेरिया जो आज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2021 इंडिया में है, वो ही इन 1975 प्रिंसिपल पे बेस्ड है। और एक अमेरिकन कोर्ट केस ने पूरी दुनिया के एमएलएम रेगुलेशन का ब्लूप्रिंट सेट कर दिया था। दैट वाज द टाइम। अब जो इंडस्ट्री से प्यार करते हैं, थोड़ा इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, उनको थोड़ा गूज़बम्प आने चाहिए, तो थोड़ा गूज़बम्प कमेंट सेक्शन में डाल दो। और फिर एक तरीके से एक डिकेड स्टार्ट हुआ ग्लोबल ग्रोथ के साथ में। 50 कंट्रीज, 100 कंट्रीज, देन 120 प्लस कंट्रीज, ठीक है। अब यदि हम ग्लोबली यदि हम बात करें, तो ग्लोबल सेलिंग इंडस्ट्री जो है 2024 का डेटा है कि $218 बिलियन की इंडस्ट्री ये बन गई। 125 मिलियन लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस इंडस्ट्री से कनेक्टेड है। जब लोग कहते हैं एमएलएम एक स्मॉल फ्रिंज एक्टिविटी है, ये नंबर उनको गलत साबित करता है। जो लोग बोलते हैं कि नहीं जी सारी इंडस्ट्री ही गलत है, सब कुछ ही फेक है, ये चीजें उन्हें गलत साबित करती है, ठीक है। अब आते हैं इंडिया पे, और यहाँ की कहानी इक्वली इंटरेस्टिंग है। अब क्या हुआ था 1995 में, 1995 में एमवे इंडिया में आया। एमवे इंडिया में आया, और 1996 में यूके शेखर भी इंडिया में आया। इट्स माय बर्थ ईयर, खैर मजाक से पीछे चलते हैं। एमवे इंडिया में आया, एंड इंडिया का पहला ग्लोबल एमएलएम ब्रांड ये था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंडिया में नहीं था, लोग जानते नहीं थे ये लीगल है या इलीगल है, गवर्नमेंट के पास कोई आंसर नहीं था। इंडस्ट्री वाइल्ड वेस्ट जैसी थी, सिर्फ टेस्टिंग मोड पे। फिर भी इंडियन कंपनी शुरू हुई, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने भी ये मॉडल अडॉप्ट किया, और 1995 में एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस स्टार्ट हुआ। प्रोडक्ट क्या थे? हेल्थ, वेलनेस, ब्यूटी केयर, होम केयर, ठीक है। और इंडिया में इंडिया फर्स्ट एंड लार्जेस्ट ग्लोबल एमएलएम एंट्रेंट हुआ एमवे के साथ में, जो स्टेब्लिश हुई मदुरई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन्होंने स्टेब्लिश किया, ठीक है। वो उसकी लगभग कीमत
550 करोड़ के आसपास थे। एंड डेमोस्ट्रेटिंग लॉन्ग टर्म इंडिया कमिटमेंट, एक बेंचमार्क इन्होंने सेट किया, एक कंपनी इन्होंने सेट की जो लेजिटिमेट तरीके से ऑपरेट करती हुई आगे बढ़ी। 1996 में देयर इज एंट्रेंस ऑफ वन कंपनी दैट इज कॉल्ड मोदी केयर। ठीक है, इन्होंने, ये क्या थी, वन ऑफ इंडियाज फर्स्ट होम ग्रोन एमएलएम कंपनी, ये आई थी यूएसए से, एंड ये इंडिया की पहली एमएलएम कंपनी थी। अफोर्डेबल इनके प्रोडक्ट थे, टारगेट मिडिल क्लास इंडियंस को टारगेट करते थे। एंड इनका काम था मेकिंग डायरेक्ट सेलर्स एक्सेसिबल टू टीयर 2-3 सिटीज। प्रोडक्ट वही पर्सनल केयर, वेलनेस, होम केयर, एग्रीकल्चर, इस टाइप के। देन 1999 में देयर कंपनी अगेन आई, हर्बल लाइफ। इन्होंने काम किया न्यूट्रिशन, वेट मैनेजमेंट, पर्सनल केयर, इन सब के ऊपर। और इन्होंने थोड़ी साइंस लेकर के आई, मतलब दे, उनके जो प्रोडक्ट थे, दे बिल्ड विद सम साइंटिफिक फैक्ट्स, मतलब साइंस बेस्ड न्यूट्रिशन एमएलएम इंडिया को मिला, जिन्होंने एक स्ट्रॉन्ग हेल्थ कोच की कम्युनिटी का मॉडल बनाना शुरू किया कि जो भी हमारे साथ एसोसिएट हो रहा है, वी विल मेड देम हेल्थ कोच, एंड एज हेल्थ कोच दे विल रिकमेंड दिस प्रोडक्ट, एंड दे आर नोन फॉर पर्सनलाइज्ड वेलनेस प्लान। थोड़ा कुछ अलग हटके किया। देन 2000 में अगेन फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी इंडिया में आई अपने एलोवेरा प्रोडक्ट्स के साथ में। 2000 में एक काम और शुरू हुआ। 2000 में आरसीएम बिजनेस, जिनकी एक लीडर की कहानियां आप बहुत सुनते रहते हो, तो आरसीएम बिजनेस, आरसीएम मार्केटिंग इंडिया में आई। इन्होंने क्या किया, व्हाट दे आर, मतलब क्या मैटर था इनका, कि दे आर 100% इंडियन कंपनी थी। मैसिव रूरल एंड सेमी अर्बन नेटवर्क इन्होंने खड़ा किया, फोकस्ड ऑन मेकिंग क्वालिटी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स एक्सेसिबल थ्रू डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल। सिंपल, इनकी अपनी टारगेट ऑडियंस है, मैसिव रूरल एंड सेमी अर्बन नेटवर्क। ठीक है, 2004 में वेस्टीज कंपनी आई, जिन्होंने अगेन न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, पर्सनल केयर, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के ऊपर काम किया। एंड व्हाट, व्हाई इट मैटर्स, क्योंकि ये इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग डोमेस्टिक एमएलएम कंपनी बनी। स्ट्रॉन्ग आयुर्वेदिक नेचुरल पोजिशनिंग इन्होंने खड़ी की अपने प्रोडक्ट के साथ में, एंड मैसिवली टीयर 2 टीयर 3 सिटीज को इन्होंने पेनिट्रेट करना स्टार्ट किया वाइडली। एंड दे आर नॉन फॉर स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। सिर्फ दिक्कत ये है, मतलब कंपनीज के साथ मैं नहीं बोल रहा, बट in 2026 also most of these companies are adapting the old style MLM plan, चाहे वो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में हो, कि वही मतलब कहीं बैठ के ट्रेनिंग हो रही है, कोई आ रहा है उसको माला वाला पहना रहे हैं। मतलब देखो, शो ऑफ के दो तरीके होते हैं। जैसे जो अर्बन ड्रिवन कंपनीज होती है, उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर शो ऑफ करते हैं अपनी गाड़ी, बंगला, घड़ी, आईफोन, आईपैड, लाइफ स्टाइल, ठीक है, कि दे हैव मनी, दे आर शोइंग ऑफ द मनी। ठीक है, एंड जो रूरल एरियाज के अंदर शो ऑफ होता है, वो होता है रिस्पेक्ट का, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें रिस्पेक्ट की भूख है। और वो शो ऑफ कुछ इतने क्रिंज तरीके से हो जाता है कि फिर उनके मीम्स ही बनते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से कि इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द वर्क, चेंज द वे ऑफ वर्क। ठीक है, और उसी के लिए आईएमडीएसी बना है। इंडिया में अब डायरेक्ट सेलिंग क्या कहता है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लगभग लगभग 22,000 से 25,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। 1.8 करोड़ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर इंडिया में है इस इंडस्ट्री में। ठीक है, 10% प्लस CAGR इन्होंने दिया है, इस इंडस्ट्री ने दिया है ओवर 10 years। एंड 57% वुमेन पार्टिसिपेंट आज भी इस इंडस्ट्री में रहता है। ये सिर्फ एक निश बिजनेस नहीं है, 25,000 करोड़ से बड़ी इंडस्ट्री है। अगेन 1.8 करोड़ डायरेक्ट सेलर्स रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 57% महिलाएं हैं। ये इंडिया का सबसे एक्सेसिबल वुमन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म बना है डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, अब आते हैं वो हिस्सा जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगता है, और जो बहुत कम लोग जानते हैं, और जानना सबको चाहिए, क्योंकि जब सवाल उठते हैं, उंगलियां उठती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे, तब आप लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता, बिकॉज आपको नॉलेज नहीं होती। इंडिया का गवर्नमेंट 2011 से 2021 तक एक कंप्लीट लीगल फ्रेमवर्क बिल्ड किया है डायरेक्ट सेलिंग के लिए। एक 10 साल की मेहनत। देखो 2011 में हुआ क्या, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। एक
फ्रेम बाय फ्रेम पर चलते हैं। चलो 2011 केरला में इंडिया फर्स्ट स्टेट बना केरला, जहां पे डायरेक्ट सेलिंग की। केरला, केरला इंडिया फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस इन्होंने निकाली। केरला गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक गाइडलाइन इंट्रोड्यूस की डायरेक्ट सेलिंग के लिए, पहला इंडियन स्टेट बना। और ये सिग्नल था कि इंडिविजुअल स्टेट्स प्रॉब्लम को समझ रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे कोई प्रॉब्लम हो रही है या क्या चीजें हो रही है, तो दे आर अंडरस्टैंडिंग दिस। 2012 में राजस्थान में डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन आई, और क्योंकि राजस्थान दूसरा ऐसा स्टेट बना जहां पे मोमेंटम बिल्ड होना शुरू हुआ और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्ट करना पड़ा। ठीक है। 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एक न्यू लॉ प्रपोज किया, और वो लॉ क्या कहता था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर्मली प्रपोज किया कि एक न्यू डायरेक्ट सेलिंग लॉ है, और आईडीएसए विल बी द चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो कंज्यूमर ग्रुप्स और मिनिस्ट्रीज के कंसल्टेशन से इन्होंने बनाया। ठीक है, राइट, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। देन 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया। डायरेक्ट सेलिंग मेंशन हुई उसमें पहली बार, स्पेशली मेंशन किया गया डायरेक्ट सेलिंग को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। लीगल रिकॉग्निशन का माइलस्टोन यहां पे अचीव हुआ, आईडीएसए वालों की मेहनत सफल हो गई। 2021 में एक नया फेज शुरू हुआ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 2021 आ गए फाइनली। लो आ गया डायरेक्ट सेलिंग का। सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने ऑफिशियली नोटिफाइड किया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 2021 इंडिया का पहला कंपल्सिव लीगल फ्रेमवर्क है डायरेक्ट सेलिंग के लिए। 72 ईयर्स बाद, 72 सालों बाद। ठीक है। 1949 में एमएलएम का जन्म हुआ, और 2021 में इंडिया में उसको पहली लीगल आइडेंटिटी मिली। एंड 2023 में क्या हुआ, जून 2023 में कुछ अमेंडमेंट हुए। नेटवर्क ऑफ सेलर्स को इंक्लूड किया गया। कहा, रूल्स में इंक्लूड किया गया कि नेटवर्क ऑफ सेलर्स ये भी एक टर्म है, एंड जो इसे बिल्ड करता है, उसको बिल्ड करने के लिए मार्केटिंग करता है, दैट्स कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। और क्लैरिटी प्रोवाइड की गई, इंडस्ट्री को इवॉल्व हो रही है, लॉ भी इवॉल्व हो रहा है कंप्लीटली। 2023 में एक अमेंडमेंट आकर के इस चीज की क्लैरिटी मिली, इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया जिसके ऊपर लोग कई सालों से काम कर रहे थे। अभी टाइमलाइन को अगर गौर से देखें कि 2011 से लेकर के 2021 तक 10 साल, स्टेट बाय स्टेट, मिनिस्ट्री बाय मिनिस्ट्री, कंसल्टेशन आफ्टर कंसल्टेशन, इंडिया में जो कोई बोलता है कि एमएलएम इलीगल है, वो गलत साबित होता है। 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इस इंडस्ट्री को लीगल फ्रेमवर्क दिया, और ये आपको पता होना चाहिए, और आपके सभी स्केप्टिकल्स को भी पता होना चाहिए, और आपके सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी पता होना चाहिए, जो भी आपके नॉन हो सबको पता होना चाहिए। पता कैसे होगा, बाय शेयरिंग दिस वीडियो विद ऑल योर नेटवर्क, डायरेक्ट सेलर हो या ना, जस्ट शेयर विद देम। हो सकता है आपकी बात वो ना सुने, लगे कि भाई ये तो वापस अपनी इंडस्ट्री की बड़ाई कर रहा है, सुनेंगे ही नहीं, सोचेंगे ही नहीं। बट इफ यू शेयर दिस वीडियो, मे बी वो सुन ले मेरी बात, क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ एमबीए इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो ये हिस्ट्री कब से कब की है, 1949 से 2021, और आज हम आ चुके हैं 2026 में। ये मैटर क्यों करती है? पहला रीजन ये है कि क्रेडिबिलिटी, कि जब कोई कहे कि एमएलएम तो इलीगल है इंडिया में, आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि 2021 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स ऑफिशियली नोटिफाइड हुए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, गूगल करके आप देख सकते हो कि भारत के राजपत्र पे, इसे गैजेट ऑफ इंडिया पे लिखा हुआ है। ये आर्ग्यूमेंट खत्म है यहीं पे, बिना किसी बहसबाजी खत्म है। दूसरा रीजन कि इवोल्यूशन फ्रेमवर्क, जो एफटीसी वर्सेस एमवे 1975 में हुआ था, दोनों के बीच में केस हुआ था, उसे लेकर डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 तक एक कंसिस्टेंट सेट ऑफ क्राइटेरिया इमर्ज होता है। प्रोडक्ट सेल्स फर्स्ट, नो ज्वाइनिंग फीस, बाई बैक की गारंटी, इनकम डिस्क्लोजर आपको देना चाहिए, और आप इन क्राइटेरिया को जानते हो तो आप किसी भी कंपनी को इवेल्युएट कर सकते हो कॉन्फिडेंटली।
और तीसरा रीजन कॉन्टेक्स्ट, कि ये इंडस्ट्री 75 साल पुरानी है, 3 जनरेशन्स ने ये किया है, और ये ग्लोबली $218 बिलियन की इंडस्ट्री है। इंडिया में 22,000 से 25,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। और जब आप ये कॉन्टेक्स्ट जानते हो, आप ज्यादा इन्फॉर्म्ड होते हो, ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हो और ज्यादा फोकस्ड होते हो, तो वही करने पे जो एक्चुअली काम करता है। व्हाट दैट इज थिंग इज मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग ब्लूप्रिंट, कि आपको कैसे मॉडर्न तरीके से डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए। उसका एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, फ्री गाइड है, जाकर के डाउनलोड करके देख सकते हो, समझ सकते हो हाउ यू कैन चेंज योर वे ऑफ वर्क। ताकि पहले तो लोगों को मतलब उल जलूल तरीके जिनके ऊपर लोग क्वेश्चन करते हैं वो आप ना फॉलो करो, एंड यू फॉलो द मॉडर्न प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट्स। और डायरेक्ट सेलिंग के अराउंड ट्रेंडिंग एआई स्किल्स को यूज करते हुए आप मल्टीपल इनकम स्ट्रीम से बिल्ड करो, ताकि लोगों का इंटरेस्ट आपके साथ ज्वाइन होने के लिए हो। डायरेक्ट सेलिंग इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ योर बिजनेस, तो लोग रजिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, एंड इफ यू फाइंड दैट रोड मैप कि आप कैसे ट्रेंडिंग एआई स्किल्स का यूज करके 9 इनकम स्ट्रीम्स बना सकते हो, उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में एक फ्री मास्टर क्लास में दे दूंगा। तो आज हमने सीखा कि एमएलएम का जन्म कैसे हुआ, सबसे पहली चीज। एंड उसके साथ में कुछ चीजें हमने ये समझी सीखी कि इंडिया में कैसे आया, 10 साल का रेगुलेटरी जर्नी, इंडिया की कंपनीज, और ये हिस्ट्री आज क्यों मैटर करती है। ये सब आपकी मतलब मेरी एमएलएम सिलेबस की यूनिट 2 थी, और ये सब इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल हो रही है इस IMDSC प्लेटफॉर्म पे। वी आर टीचिंग दिस सिस्टमेटिकली, एक प्रॉपर एक कोर्स की फॉर्म में। यू कैन शेयर दिस कोर्स एज वेल विद पीपल, विद डायरेक्ट सेलर्स, जो समझ सके कि डायरेक्ट सेलिंग के फंडामेंटल्स क्या है। ठीक है, आगे और चीजें हम बात करेंगे, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कहाँ कैसे लागू होता है। और अभी हमने सिर्फ बात की कि इसका जन्म कैसे हुआ, कैसे ये इंडस्ट्री दुनिया में आई, इंडिया में कैसे आई। सो कमेंट में बताओ कि इन फैक्ट्स में से कौन सा सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट्स आपको लगा, कि एक तो जो फेडरल ट्रेड कमीशन का एमबीए के साथ केस हुआ था वो, या फिर इंडिया ने 10 साल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बिल्ड करने में लगाए, या फिर कुछ और मैं किस कंपनी से एसोसिएटेड हूँ, इसका गैस। तो अगले संडे हम बात करेंगे कि क्या एमएलएम सच में वुमन एम्पावरमेंट करता है या किया है। एकेडमिक एनालिसिस हम करके देखेंगे, और ये एक बैलेंस्ड मतलब डेटा पैक्ड एपिसोड होगा, सिर्फ प्रमोशनल एपिसोड नहीं होगा। ना ही हम सिर्फ क्रिटिसाइज करेंगे, हम फैक्ट्स के बेस पे बात करेंगे। सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन वेल आइकन जो दबाना है वो दबा लो, डिस्क्रिप्शन के लिंक सारे चेक करो। और ये 9 एपिसोड्स की जर्नी होने वाली है इस कोर्स में, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बाय IM DSC इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन। आप सभी को का स्वागत है, वेलकम है। सीखते रहिए, सिखाते रहिए और बनिए मॉडर्न प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर। थैंक यू सो मच, गुड बाय। और फक्र से कहिए, आई एम डायरेक्ट सेलिंग एंटरप्रेन्योर, IMDSC।